अंग्रेजों ने गीता के लिए बिल्कुल वही कुछ किया जो संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में ज्ञानेश्वरी लिख के महाराष्ट्र के लिए किया था। जन जन तक गीता के सार को पहुंचा दिया। अंग्रेजी में गीता जब दुनिया के सामने प्रेजेंट हुई तो जहां जहां गीता सार नहीं पहुंच सकता था वहां पे भी पहुंचा। वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स विल्किंस, ये हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तानी भाषाएं समझते थे, हिंदुस्तानी कल्चर समझते थे और इसलिए ये गीता सार को काशीनाथ भट्टाचार्य की मदद से दुनिया तक पहुंचाने में बहुत आसानी से काम कर सके। चार्ल्स विल्किंस बाद में लंदन जाते हैं और 1787 में हितोपदेश की ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में। हिंदुस्तान में ही उन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने में मदद की थी और 1787 के तुरंत बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की अंग्रेजी ट्रांसलेशन आती है शाकुंतला के नाम से। गीत गोविंद की अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ जाती है और 1794 में लॉज ऑफ मनु की अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ जाती है। एशियाटिक सोसाइटी की मदद से बहुत सारा काम होता है और इसके ऊपर एक हम सेपरेट सीरीज करेंगे। चार्ल्स विल्किंस 1808 में संस्कृत ग्रामर के ऊपर भी एक किताब लिखते हैं और उसमें भी इनपुट्स काशीनाथ भट्टाचार्य की तरफ से थी पर क्रेडिट नहीं था। और 1808 में ही चार्ल्स विल्किंस की गीता हिंदुस्तान में भी छपती है हेनरी कोल बुक के थ्रू। अब प्रश्न उठता है कि गीता जब हिंदुस्तान से बाहर निकली तो कहां गई? अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय के ऊपर गीता की ट्रांसलेशन हुई है। चार्ल्स विल्किंस की गीता को लेके ही उन भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई। जर्मनी में विल्किंस के द्वारा ट्रांसलेटेड गीता की रिसेप्शन बड़ी जोरदार होती है। फ्रीडरिक श्लेजेल उसकी जर्मन में भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं और पाते हैं कि संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं में एक लिंक है और उसके ऊपर लिखते हैं। विल्हेम श्लेजेल कुछ पार्ट्स की ट्रांसलेशन करते हैं लैटिन में और क्रिश्चियन फिलॉसफी के साथ गीता के पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं। पर 1834 में गीता की पहली दफे जर्मन भाषा में डायरेक्टली संस्कृत से ट्रांसलेशन होती है और 1861 में एमिल बर्नॉफ फ्रेंच में ट्रांसलेशन करते हैं। 1785 से लेके 1885 तक दो और अंग्रेजी ट्रांसलेशंस आती हैं, 1855 में जे कॉकबर्न थॉमसन की और 1882 में जॉन डेविस की, और ये सब बड़े अच्छे तरीके से रिसीव होती हैं। पर ये सारा स्ट्राटा एक जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो रिसीव कर रहे थे, क्योंकि जो आम आदमी था वो इंटरेस्टेड था फैंसीफुल स्टोरीज में, ट्रैवलर्स की। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर जर्मनी में कहते हैं कि हिंदुस्तान क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। विल्हेम हम्बोल्ट 1825-1826 में, और हम्बोल्ट साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की स्थापना करने में काम किया था और आज हम उसको हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1825 में कहते हैं कि गीता से खूबसूरत पोयम पूरे एंशिएंट लिटरेचर में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और यही खूबसूरती चार्ल्स विल्किंस की ट्रांसलेटेड गीता की पहुंचती है अमेरिका। वॉल्ट विटमैन चार्ल्स विल्किंस की गीता में डुबकियां लगाना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पोएम्स में गीता सार देखने को मिलता है। लीव्स ऑफ ग्रास उससे भरा हुआ है। राल्फ वाल्डो इमर्सन उस टाइम के लेजेंड थॉमस कार्लाइल से मिलने के लिए ग्रेट ब्रिटेन आते हैं और कार्लाइल इमर्सन को चार्ल्स विल्किंस की गीता प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इसे पढ़ो, इसने मेरे जीवन में शांति और कंफर्ट लाया है, तुम्हें भी कंफर्ट देगी। इमर्सन उसको पढ़ते हैं और उससे इतना प्रेरित होते हैं कि अमेरिका की ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट की रिवाइवल में बहुत काम करते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट इंसान की अच्छाइयों के ऊपर
इनकी फिलॉसफी फोकस करती है। और फिर हेनरी थोरू वॉल्डन पॉन्ड में बैठते हैं, विल्किंस की गीता हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं गंगा के किनारे बैठा हूं और किसी पंडित से गीता सार या गीता उपदेश रिसीव कर रहा हूं। और इन सब चीजों की पराकाष्ठा 1885 में एडविन आर्नोल्ड की सॉन्ग सेलेस्टियल है, जो गीता की वर्स में ट्रांसलेशन। मैक्स म्यूलर उसी दौरान में सीक्रेट टेक्स्ट के नाम की एक सीरीज पब्लिश करना शुरू करते हैं और 1882 में केटी तैलंग, जो बंबई हाई कोर्ट में जज थे, उनके द्वारा गीता की ट्रांसलेशन उस सीरीज का हिस्सा बनती है। और हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया में गीता एक और आयाम में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होती है। मगर सब कुछ हरा भरा ही नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रिसीव नहीं हो रही थी गीता। हेजल, जो जर्मनी के बड़े प्रोमिनेंट फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा कि गीता में ह्यूमन एस्पिरेशंस को रोक दिया गया है, उसके ऊपर एक बांध बना दिया गया है, स्टैटिक एस्पिरेशंस की बात की उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसके कारण आदमी काम ही क्यों करेगा। और इसी कारण से वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से आता है और आराम से रूल करके जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानियों में एस्पिरेशंस ही नहीं है। चार्ल्स ग्रांट, जेम्स मिल, ये इंग्लैंड में थे, ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी सैवेजेस हैं। चार्ल्स ग्रांट कहते हैं इनको ठीक किया जा सकता है सिर्फ मिशनरी वर्क से। जेम्स मिल कहते हैं इनको मॉडर्नाइजेशन से ठीक किया जा सकता है। और जेम्स मिल, उन्होंने कभी हिंदुस्तान में पैर नहीं रखा था, उनको हिंदुस्तान की भाषाओं के साथ, कल्चर के साथ और हिंदुस्तानियों के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। और वो किताब लिखते हैं एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1818 में, और वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बन जाता है सारे उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान आ रहे हैं अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन के लिए काम करने के लिए। और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तानी, इनके ऊपर हमको बहुत काम करने की जरूरत है, इनको हम सिर्फ इंप्रूव कर सकते हैं, और इनको ठीक करने के लिए विक्टोरियन बिलीफ्स और जो अंग्रेजी बिलीफ्स हैं और अंग्रेजी उनकी जो थॉट्स हैं वही सही है। और इसी प्रोसेस में आगे 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले अपना मिनट ऑफ एजुकेशन लिखते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर अरेबिक और संस्कृत को दरकिनार करके अंग्रेजी के ऊपर फोकस होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स विल्किंस और उनके साथ विलियम जोन्स, इन सब का जो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम था, ओरिएंटलिज्म जिसको हम जानते हैं, उसके ऊपर एक शैडो आ जाती है अंग्रेजियत की। पर गीता को रेजिस्टेंस सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं मिली थी। बाबा साहेब आंबेडकर गीता में एक दलित के एंगल से उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन भी रखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं गीता एक इररिलीजियस टेक्स्ट है मेरे लिए, मैं इसको कहानी के रूप में लेता हूं और इससे मैं सिर्फ गीता सार लेता हूं, टीचिंग्स लेता हूं, जिसको मैं अपने जीवन में अपने ऊपर और अपने आगे पीछे इंप्लीमेंट करता हूं इस समाज की बेहतरी के लिए। जितने लोग उतनी इंटरप्रिटेशंस और उतनी ही री इंटरप्रिटेशंस। यही कारण है गीता सदियों से रेलेवेंट है हमारे लिए। और इसकी ह्यूमन स्टोरीज बहुत सारी, ये ह्यूमन स्टोरीज आपको हम अगले पार्ट में सुनाते हैं, इंतजार कीजिए।